नमस्ते बच्चों। आज का टॉपिक है ताप गुणांक के बारे में। हम लोग अभिक्रिया की दर पर ताप के प्रभाव को पहले पढ़ चुके हैं। क्या पढ़े थे? किसी भी अभिक्रिया के ताप को 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर 2 गुनी या 3 गुनी हो जाती है। ये हम पढ़ चुके हैं। क्यों बढ़ जाती है ये भी हम जानते हैं कि जब हम किसी भी अभिक्रिया का ताप को बढ़ाते हैं, 10 डिग्री सेंटीग्रेड को बढ़ा देते हैं, तो अभिकारक उस ऊष्मा को अवशोषित करते हैं। उस ऊष्मा को अवशोषित करने पर अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ने से उनमें टक्करों की संख्या क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और टक्करों की संख्या बढ़ने से उत्पाद का निर्माण शीघ्रता से होता है। यहाँ पर है आपका केटी। केटी मतलब वह ताप जिस पर अभिक्रिया संपन्न हो रही है। तो केटी, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर हम केटी को मान लेते हैं। यहाँ पर केटी इज इक्वल टू मान लेते हैं हम लोग 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हो गया 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो केटी का मान है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको बढ़ानी कितनी है? ओनली 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। अभिक्रिया का मूल ताप कितना था? 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अभिक्रिया के ताप को 10 डिग्री बढ़ाते हैं उस समय, तथा ये है आपका मूल ताप जिस पर अभिक्रिया को हम शुरू में संपन्न कर रहे थे। इन दोनों का जो अनुपात होता है वो कहलाता है आपका ताप गुणांक। मतलब टी प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर दर स्थिरांक बटा के टी डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 दर स्थिरांक का जो अनुपात होता है वही आपका कहलाता है ताप गुणांक। या इस परिभाषा से ले सकते हैं 35 डिग्री सेंटीग्रेड और नीचे है आपका 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो दर स्थिरांक का अनुपात होता है वही कहलाता है आपका ताप गुणांक कहलाता है। ठीक है। टेम्परेचर को 10 डिग्री सेंटीग्रेड हम बढ़ा देते हैं तथा टी डिग्री सेंटीग्रेड पर दर स्थिरांक के अनुपात को क्या कहते हैं? ताप गुणांक कहते हैं। ठीक। अभिक्रिया का जो वेग होता है वो संघटक की कुल संख्या का वह प्रभाज यानी कि भाग, मतलब आपका जितना भी संघटक है उसकी कुल संख्या का वह भाग जो प्रभावी है, जो एक्टिव है ना, उसको एफ से दर्शाते हैं। और ये हो गया संघटक की आवृत्ति जेड। इन दोनों का जो गुणनफल होता है वो अभिक्रिया का वेग होता है। मतलब संघटक की कुल संख्या का वह भाग या प्रभाज जो प्रभावी है और संघटक की आवृत्ति जेड के गुणनफल को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। अब इसको देखते हैं एफ और जेड क्या होता है। ठीक है। हम यहाँ पर देखते हैं संघटक की आवृत्ति। संघटक की आवृत्ति को किससे दर्शा रहे हैं? जेड से। अभिक्रिया मिश्रण के इकाई आयतन में जो अभिक्रिया मिश्रण है, जितना भी मिश्रण जो अभिक्रिया में भाग ले रहा है उसके इकाई आयतन में, उसके एक आयतन में मतलब इकाई आयतन में प्रति सेकंड होने वाले टक्करों की संख्या को, मतलब कोई भी अभिकारक है जिसका इकाई आयतन लेना है, एक आयतन लेना है, और उसके आयतन में, एक इकाई आयतन में प्रति सेकंड होने वाले टक्करों की संख्या को संघटक की आवृत्ति कहते हैं। प्रभावी टक्कर किसको बोलते हैं? प्रभावी टक्कर जैसे कई टक्कर होते हैं। हम जब अभिक्रिया को अभिकारक से क्रिया कराते हैं तो उस समय हमारे पास बहुत सारे टक्कर होते हैं, पर सभी टक्कर प्रभावी नहीं होते। वे टक्कर जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद में प्रभावित होते, वह टक्कर जिसके टकराने के बाद उत्पाद का निर्माण होता है वही प्रभावी टक्कर कहलाता है। ठीक है। अब इस आधार पर ये दोनों चीज समझ में आ गई तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा आर्निहस के टक्करों का सिद्धांत। आर्निहस के टक्करों का सिद्धांत तथा दहली ऊर्जा और सक्रियण ऊर्जा में संबंध। तो सबसे पहले हम समझते हैं आर्निहस के टक्करों का सिद्धांत। पहला पॉइंट ये कहता है कि किसी भी अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए सबसे पहली शर्त है अभिकारक के अणुओं के बीच टक्कर होना। हो गया। चलिए दूसरा, टक्कर होने के बाद भी अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी। कब तक नहीं होगी? जब तक टक्करों की दिशा सही नहीं होती है। देखिए, ए और ए अभिकारक है, बी और बी अभिकारक है। ये अगर टकराएगा भी तो इस तरीके से टकराएगा, मतलब ए
और ए बी और बी से टकराए, लेकिन हम देखते हैं कि ये दोनों आपका अणु ही एक दूसरे से टकरा रहे हैं, लेकिन ये कॉर्नर वाला और ये कॉर्नर वाला एक दूसरे से बिल्कुल टकरा नहीं रहा है। ये प्रभावी टक्कर नहीं है, और अगर ये प्रभावी टक्कर नहीं है तो अभिक्रिया नहीं होगी। तो कैसे टकराएं? ये देखिए ए और ए, ये अभिकारक अगर बी और बी से इस एंगल में टकराते, ऊपर वाला ऊपर से, नीचे वाला नीचे से टकराता, मतलब सभी अणु इसमें टकरा रहे हैं। इसमें टक्करों की दिशा क्या है? सही है, तभी जाकर आपकी अभिक्रिया क्या होगी? संपन्न होगी। चलो, पहले तो ये बोल रहा था कि टकराना जरूरी है, टकराने के बाद ये बोल रहा था कि टक्करों की दिशा सही होनी चाहिए। ठीक, आगे देखते हैं। चलो, टक्कर हो गए, सही दिशा में टक्कर हो गए, तो भी अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी। क्यों नहीं होगी भैया? क्योंकि ये तब तक टक्कर होने के बाद भी अभिक्रिया तब तक संपन्न नहीं होती जब तक वो सक्रिय संकुल नहीं बना लेते, अर्थात मिलकर सभी अभिकारक मिलकर जब तक माध्यमिक यौगिक यानी कि संकुल या संक्रियत यौगिक नहीं बनाते तब तक अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी। तो सबसे पहले बोला कि टक्कर सही होना चाहिए, सबसे पहली बात बोला कि टक्कर होना चाहिए, दूसरी बात बोला कि टक्करों की दिशा सही होनी चाहिए, तीसरी बात बोला कि टक्कर हो गया ठीक है, लेकिन टक्करों होने के बाद क्या होना चाहिए? सक्रिय संकुल बनाना चाहिए। ठीक, अब सक्रिय संकुल बनने के बाद भी आपका उत्पाद का निर्माण नहीं होगा। सक्रिय संकुल बनने के बाद भी उत्पाद का निर्माण तब तक नहीं होगा जब तक कोई भी अभिकारक इस ऊर्जा अवरोध को, ये जो ऊर्जा अवरोध है यहाँ पर आपका अभिकारक है, ये अभिकारक उत्पाद में तब तक चेंज नहीं होता है, उत्पाद में तब तक चेंज नहीं होता है जब तक अभिकारक इस शिखर पर ना चढ़ जाए, और शिखर पर चढ़ने के बाद किस में चेंज होता है? उत्पाद में चेंज होता है। तो ये जो शिखर पर चढ़ना कहलाता है, यही कहलाता है आपका ऊर्जा अवरोध। ये जो टाइम है यही कहलाता है ऊर्जा अवरोध। तो कोई भी अभिकारक सक्रिय संकुल बनाने के बाद भी उत्पाद का निर्माण तब तक नहीं करेगा जब तक इस पहाड़ मतलब ऊर्जा के अवरोध को पार नहीं कर लेता है। ठीक, इसी के आधार पर हम देहली ऊर्जा को समझते हैं। देहली ऊर्जा और सक्रियण ऊर्जा में संबंध समझते हैं। अभिक्रिया के लिए अभिकारक अणु के पास जो न्यूनतम ऊर्जा होती है, किसी भी अभिक्रिया को संपन्न करने के लिए अभिकारक के बाद जो कम से कम, जो न्यूनतम ऊर्जा होती है उसे हम देहली ऊर्जा कहते हैं। ठीक, सक्रियण ऊर्जा क्या होता है? ऊर्जा की वह अतिरिक्त मात्रा जो अभिकारक को सामान्य ऊर्जा अवस्था के अतिरिक्त, मतलब आपको देहली ऊर्जा में पहुंचने के लिए, ये कोई भी एक अणु है, ठीक है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। ये है आपका अभिकारक, ये है आपका अभिकारक, यहाँ है आपकी देहली ऊर्जा, और देहली ऊर्जा के बाद ये करेगा, अभिक्रिया करेगा। ठीक है, तो देहली ऊर्जा का मतलब होता है किसी भी अभिकारक की वह न्यूनतम ऊर्जा होती है ना, जो अणुओं के पास स्वयं होती है। किसी भी अभिक्रिया के लिए अभिकारक के पास जो न्यूनतम ऊर्जा होती है उसे देहली ऊर्जा कहते हैं। तो सक्रियण ऊर्जा क्या होता है? किसी भी अभिकारक को देहली ऊर्जा तक पहुंचने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। मतलब कोई भी अभिकारक देहली ऊर्जा में तब पहुंचेगा जब वो सक्रियत होगा। तो किसी भी अभिकारक को देहली ऊर्जा में पहुंचने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो क्या कहलाती है? सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। तो सक्रियण ऊर्जा का जो मान होता है, सक्रियण ऊर्जा बराबर होता है देहली ऊर्जा ऋण अभिकारक की सामान्य ऊर्जा। मतलब अभिकारक के पास कम से कम कितनी ऊर्जा है। तो सक्रियण ऊर्जा को अगर हम इस अभिकारक की सामान्य ऊर्जा को पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस वाला इधर आ जाएगा और देहली ऊर्जा इधर होगी। तो देहली ऊर्जा बराबर क्या हो गया? सक्रियण ऊर्जा प्लस अभिकारक की सामान्य ऊर्जा। ठीक, इस चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक बचता है आपका आर्निहस के टक्करों का सिद्धांत, आर्निहस समीकरण। ठीक है, इस समीकरण का